तो इससे पिछले पार्ट में हमने देखा जब क्लास एफ और क्लास एस के बीच कंपटीशन शुरू होने ही वाला था, तभी डीमन कल्ट के मेंबर्स एंग्यूरिया और डेम्योलस एकेडमी के ऊपर अटैक कर देते हैं। किसी तरह जानी दुश्मन एक साथ आकर एंग्यूरियस को तो रोक लेते हैं, लेकिन उनसे बड़ी भूल ये हो गई थी कि उन्होंने एंग्यूरियस का मुखौटा हटा दिया था, जिसके बाद वो पागल सी हो चुकी थी। वो चारों तरफ अंधाधुंध फायर करने लगती है। देखते ही देखते हर कोई जमीन पर चित हो जा रहा था। एंग्यूरियस का मुखौटा उसकी शक्तियों को कम कर देता था, लेकिन वो फिर भी उसे लगाती थी, सिर्फ इस निशान को छिपाने के लिए। और हाँ, एंग्यूरियस को ये हेल फायर की पावर भी तभी मिली थी जब उसका चेहरा जला था। अब एंग्यूरियस हेलेन का एक खूबसूरत चेहरा देख इसको जला देने वाली थी, लेकिन तभी एक उड़ती हुई बुक उसे रोक देती है। ये बुक मिस बिट्राइस की थी। बारनाबास भी इनके बीच आकर मिस बिट्राइस को बचा नहीं सकता, क्योंकि ये रिंग्स बहुत ही टाइट है और उसे इसमें मजा भी आ रहा है। एंग्यूरियस मिस बिट्राइस के साथ खेलने के लिए एग्नोस को अपने हाथों की कठपुतली बना लेती है, यानी अब उसे अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अपने स्टूडेंट्स से ही लड़ना होगा। हर किसी की आंखें यहाँ हिरागी को ढूंढ रही थी, लेकिन नेचर कॉल है कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। एग्नोस एंग्यूरियस के इशारों पर बीट्रिस के ऊपर अंधाधुंध मुक्कों की बरसात कर देता है। अब एग्नोस एंग्यूरियस के इशारों पर बीट्रिस से बोलता है कि आज वो मैजिक यूज कर सकते हैं, सिर्फ हिरागी की वजह से। अगर वो आज भी उनकी टीचर होती तो ये कभी मुमकिन ना हो पाता। ये सुनकर बीट्रिस अंदर से टूट जाती है। बाकी स्टूडेंट्स बीट्रिस को समझाते हैं कि ये सब एंग्यूरियस उससे बुलवा रही है, पर जो भी हो था तो ये सच ही, ऐसा बीट्रिस सोच रही थी। अब स्टूडेंट्स खुद ही एग्नोस को रोकने आगे आने लगते हैं, लेकिन बीट्रिस उन्हें वहीं रोक देती है। ये उसकी पनिशमेंट है जो वो उनके टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाई। एंग्यूरियस एग्नोस के हाथों बीट्रिस को मारने को तैयार थी, पर तभी बीट्रिस एग्नोस के सिर पर अपनी बुक मारती है और उसे होश में आने का ऑर्डर देती है। इससे सच में एग्नोस के चेहरे का मास्क टूट जाता है, क्योंकि उस मोमेंट के साथ उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। अब बीट्रिस बहुत ही गुस्से में थी। उसने उसके स्टूडेंट्स का फायदा उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंग्यूरियस उसके ऊपर हेल फायर से हमला करती है, जिसको बीट्रिस एक स्लाइस में ही काट देती है। एंग्यूरियस को उसकी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बीट्रिस अपने स्पेल से एक लंबी छलांग मारती है और सीधा एंग्यूरियस को जमीन पर चित कर देती है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। क्या किसी को यहाँ कोई डाउट है? पूरा बैटलफील्ड खुशी से झूम रहा था। एग्नोस को भी अब तक होश आ चुका था। उसको कुछ याद तो नहीं था, पर वो जानता है कि उसने कुछ तो कहा था जिससे बीट्रिस को चोट पहुंची होगी। वो बोलता है कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। वो गिड़गिड़ाते हुए बीट्रिस से माफी मांग रहा था। बीट्रिस बोलती है कि क्लासेस को मिस मत करना। अब सारे स्टूडेंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि उनके दोनों टीचर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो डेम्योलस को तो भूल ही गए और वो उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो अपनी तरफ अटेंशन लाने के लिए वो बारनाबास को करंट के झटके देने लगता है। डेम्योलस बताता है कि वो डीमन कल्ट का खास मेंबर है, पर वो सच में उसको भूल गए थे। ये बात डेम्योलस को पसंद नहीं आती। वो अपना गुस्सा बारनाबास पे निकालने लगता है, जिसको बीट्रिस अपनी बुक से रोकती है, जिसके बाद बारनाबास सीधा जमीन पर आके गिरता है। एंग्यूरियस डेम्योलस से उसकी थोड़ी पावर उधार मांगती है ताकि वो फिर से फाइट कर सके, जिस पर डेम्योलस उस पर हंसने लगता है। ये देख एंग्यूरियस थोड़ी हैरान थी, क्योंकि वो भी एक कल्ट की खास मेंबर है। क्योंकि अगर डीमन किंग को इस हरकत के बारे में पता चला तो वो डेम्योलस को सजा भी दे सकते हैं। तो डेम्योलस यहाँ रिवील करता है कि एंग्यूरियस तो कल्ट की खास मेंबर है ही नहीं। जो लोग डीमन किंग के खास होते हैं उनके शरीर पर ये मार्क होता है, जिससे वो डीमन किंग की कुछ पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंग्यूरियस के पास नहीं है। एंग्यूरियस की पावर कुछ खास थी, इसीलिए इन्होंने बस उसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद डेम्योलस एंग्यूरियस को भी डीमन लॉर्ड को सैक्रिफाइस कर देता है और अब फाइट शुरू होती है एंग्यूरियस और बीट्रिस के बीच, जिसके कुछ सेकंड बाद ही बीट्रिस जमीन पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसने अब तक हार नहीं मानी है। वो अपनी पूरी पावर अनलीश करती है और अपना सबसे ताकतवर हमला डेम्योलस पर करती है, जो सीधा डेम्योलस को ही लगता है, पर उससे बस उसके कपड़े ही फटे थे, जिसकी कीमत वो बीट्रिस की जान लेके वसूल करेगा। अब वो तेजी से बीट्रिस के ऊपर हमला करने लगता है। क्लास एफ मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके सामने एक सेकंड नहीं टिक पा रहा था। अब उनकी दखल अंदाजी के लिए वो सबसे पहले क्लास एफ को ही खत्म करने वाला था, लेकिन बीट्रिस उसे करने नहीं देती, तो वो बीट्रिस की ही जान ले लेता है। लेकिन हिरागी ने उसका हाथ पहले ही पकड़ लिया था। डेम्योलस उस पर दूसरे हाथ से हमला करता है, लेकिन हिरागी इंस्टेंट मूवमेंट से बीट्रिस को सारिया और ओलिगा की निगरानी में छोड़ देता है। हिरागी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि किसी ने उसके अपनों पर हाथ उठाया है। उसकी आंखें डीमन की तरह लाल हो चुकी थी। अब तो डेम्योलस को भी डर लग रहा था।
वो डीमन किंग की पावर से कई सारी रिंग क्रिएट करता है जो हिरागी पर लेजर्स की तरह हमला कर रही थी। हिरागी बिना कोई मशक्कत के उनसे बचते हुए डेम्युलस की ठुड्डी पर एक घूसा देता है और वो डीमन किंग को सैक्रिफाइस हो जाता है। अब सारे खतरे टल चुके थे। क्लास एफ हिरागी से बोलती है कि अगर वो पहले आ जाता तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती। हिरागी बोलता है कि वो किसी और दुश्मन से लड़ रहा था। सब लोग हिरागी की तारीफ करने लगते हैं और ये बात डीमन कल्ट के सदस्यों को भी पता चल चुकी थी कि उनके साथी हार का स्वाद चख चुके हैं, यानी इस बार इनके अपोनेंट्स ताकतवर हैं। यहाँ हमें डीमन कल्ट के 4 खास मेंबर दिखाए गए हैं जिनका नाम है यूतिस, विक्टर, गैम्बल और डेस्ट्रा। डेस्ट्रा को उनसे पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी। गैम्बल इसके लिए एक्साइटेड था, इसीलिए वो अगले पल ही वहाँ से गायब हो जाता है। वैसे यहाँ इतना सब कुछ हो गया लेकिन हिरागी जानता ही नहीं आखिर वो थे कौन। एग्नोस बोलता है कि उन्होंने अपने आप को मैकेनिकल मशीन कुछ बताया था, यानी वो रोबोट जैसा कुछ कह रहे थे। बारनाबस बोलते हैं कि नहीं, वो असल में डीमन कल्ट के लोग थे और अगर वो यहाँ आए थे यानी जंग बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन उनकी बात सुन कौन रहा था? तभी हम देखते हैं कि डेम्युलस के अंदर अब भी थोड़ी बहुत जान बाकी है। वो मरने से पहले हिरागी के ऊपर अटैक कर देता है। आयरी ये देख लेती है और हिरागी को बचाने के चक्कर में वो खुद भी उस हमले के चंगुल में आ गई थी और वो दोनों सच में मारे जाते हैं। मैं नहीं जानता था कि इस कहानी का अंत इतना अनएक्सपेक्टेड होगा। इसके राइटर ने आलस के चक्कर में इसकी कहानी एपिसोड से पहले ही खत्म कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, हम फैंस हिरागी की अच्छी बातें याद करके उसे आखिरी श्रद्धांजलि देंगे। अरे हाँ, एक तरीका तो अब भी बाकी है। चलो कहानी आगे बढ़ाने के लिए एक गेम खेलते हैं जहाँ अगर हिरागी जीता तो उसे एक नई जिंदगी मिलेगी। यहाँ हिरागी के साथ आइरिस भी फंसी हुई थी। आयरी हिरागी को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो दोनों एक ही जूनियर स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन हिरागी को आयरी नाम से बस कुछ प्रोडक्ट्स के नाम ही याद थे। अभी उन्हें हाल ही में पता चलता है कि वो दोनों ही मर चुके हैं। ये वो दुनिया है जहाँ फोर्थ वॉल टूट जाती है, यानी मेन प्रोटैगनिस्ट को पता होता है कि वो एक एनिमे का एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है। अब हिरागी मर चुका है तो उसे एक मौका दिया जा रहा है वापस जिंदा होने का, ताकि कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ हिरागी से उसकी लाइफ के रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसका अगर वो सही जवाब देगा तो वो लाइफ ऑफ डोर से अपनी दुनिया में जा सकता है। लेकिन अगर उसने दिया फिर से गलत जवाब तो वो तुरंत मारा जाएगा। आयरी को बंदी बनाकर हिरागी से सवाल पूछा जाता है, क्या आयरी को हिरागी पर क्रश उसको पहली बार देखते ही आ गया था? आयरी इशारे से उसको जवाब बताने की कोशिश करती है, लेकिन हिरागी को लग रहा था कि वो बाथरूम जाना चाहती है। जैसे तैसे तुक्के में वो सही जवाब दे देता है और जवाब था नहीं, जिसकी हमें एक्सप्लेनेशन भी दिखाई जाती है। जूनियर स्कूल के वक्त हिरागी और आयरी दोनों ही स्कूल में इतने पॉपुलर नहीं थे, तो उनके पास कोई दोस्त भी नहीं था एक साथ लंच करने के लिए। तो उन दोनों ने ही एक साथ लंच करना शुरू कर दिया। एक दिन हिरागी पूछता है कि वो अकेली क्यों रहती है। वो ये जानने के लिए क्यूरियस था क्योंकि वो हिरागी की तरह बुली नहीं होती है। आयरी बताती है कि वो दूसरों से बात करने में अच्छी नहीं है, यानी कि वो एक इंट्रोवर्ट लड़की है। हिरागी बोलता है कि उसे अपने आप पर यकीन रखना चाहिए। जैसे वो उससे बात करती है, यकीनन वो बाकी सबसे भी कर सकती है और साथ ही वो क्यूट भी है। आयरी को पहली बार किसी ने क्यूट बताया था, भले ही वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, पर वो वाला प्यार था जो धीरे धीरे होता है। हिरागी को भी याद आ गया था कि आयरी कौन है। अब हिरागी को बस एक लास्ट टास्क और पूरा करना है, जिसके बाद वो वापस जिंदा हो जाएगा। दूसरी तरफ विनबर किंगडम के राजा रांजे को डीमंस की तरफ से एक चिट्ठी आई है जिसके मुताबिक वो दिन करीब आ रहा है जब डीमंस और इंसान अलायंस बनाएंगे। इसीलिए उनकी सुरक्षा में गिल्ड मास्टर और एरिस ने उन्हें पहले ही किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ डीमन किंगडम में भी इसी अलायंस के ऊपर चर्चा चल रही थी। एक डीमन जनरल लूटिया को बताता है कि वहाँ के लोग बहुत ही ताकतवर हैं, खासकर वहाँ का गिल्ड मास्टर। जब वो उसकी फोटो देखती है तो वो उसको बड़ा हॉट लगता है। वहाँ किंग की सुरक्षा के लिए गिल्ड मास्टर और एरिस भी जोरों शोरों से लगे हुए थे। साइची भी अपने आखिरी टास्क की ओर बढ़ रहा था। वहाँ पर उसका सामना उन्हीं ठरकी लोगों से हो जाता है जिनको हमने पहले रिकैप के आखिर में देखा था। इस टास्क में हिरागी को इस भूल भुलैया से होकर लाइफ ऑफ गेट तक पहुँचना है, जिस बीच उसे अपने दरवाजे को बचाना होगा। लेकिन हिरागी के पास कोई दरवाजा तो है ही नहीं, क्योंकि उसे दरवाजे की जरूरत भी नहीं, उसे अपनी गुफा को बचाना होगा। 1000 ईयर ऑफ डेथ से अब खेल शुरू होता है और आयरी शुरुआत में ही 2 लोगों को नॉकआउट कर देती है। लेकिन जब ये हिरागी ट्राई करता है तो उसकी उंगली ही मुड़ जाती है। वो हिरागी को हार मानने को कहते हैं और उसकी सेकंड लाइफ को वो उनके साथ एंजॉय करने को कहते हैं। लेकिन हिरागी रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो गे नहीं है। अब वो पूरी जान लगाकर उसके 2 साथियों को फिर मार देता है। फिर आयरी हिरागी को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उनका लीडर उन्हें फिर पकड़ लेता है और इस बार अपने स्पेशल रोज बूफ से वो हिरागी को जकड़ लेता है। और उसके बाद जो होता है वो बयां नहीं किया जा सकता।
दूसरी तरफ डीमन कल्ट में विटोर डेस्ट्रा को बताता है कि गैम्बल और यूटिस दोनों ही अपने काम में लग चुके हैं। और यहाँ फिर से हम हिरागी को देखते हैं, जिसके पीछे बहुत गहरा छेद हो चुका था। आयरी को भी लग रहा था कि यहाँ खेल खत्म हो चुका है, लेकिन हिरागी फिर से खड़ा होता है और इस बार तो उसकी ताकत देखकर उनका लीडर भी कांपने लगता है। इस बार इन दोनों के बीच बहुत तगड़ी टक्कर होती है, जिसमें आखिर में हिरागी एक पंच से जीत ही जाता है। और फिर आयरी और हिरागी दोनों लाइफ ऑफ गेट से अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो लुइस को घायल हालात में अपनी ओर आते देखता है। उसके गिरने से पहले हिरागी उसे पकड़ लेता है और इनके पीछे हम देखते हैं आयरी को, जो अजीब तरह से हंस रही थी। इसके कुछ वक्त पहले रांजे ने लुइस को हिरागी को यहाँ लाने के लिए भेजा था, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हिरागी भी देखे कि वो लोग अलायंस कैसे बनाते हैं। और किंगडम के अंदर गिल्ड मास्टर भी अलायंस शुरू होने से पहले गिल्ड में और लोगों को भर्ती कर रहा था, पर हर कोई वहाँ निकम्मा निकलता है। लेकिन तभी वहाँ पे यूटिस आता है, जिसकी बॉडी देखकर गिल्ड मास्टर भी उसका फैन बन जाता है और उसको गिल्ड में भर्ती कर लेता है। अब डीमन किंगडम से भी डीमंस की राजकुमारी अपने जनरल्स के साथ विनबर्ग किंगडम पहुँच जाती है। अब सीन काइजर किंगडम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक तरह से अकाल पड़ चुका था। किंग की हालत भी बहुत खराब थी। ज़ाकिया इसके पीछे की वजह को खोजने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो जादूगर था, जो असिस्टेंट को बता रहा था कि अब काइजर किंगडम डीमन कल्ट के कब्जे में है। यानी कि जादूगर शुरुआत से ही किंग का इस्तेमाल कर रहा था डीमन किंग को वापस रिवाइव करने के लिए। ज़ाकिया को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो जादूगर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो सीधा विनबर्ग किंगडम के लिए निकल जाता है, एक मदद की उम्मीद में। इससे पहले उसने किंग को सब बता दिया था। किंग बोलते हैं कि करीब 30 साल पहले काइजर किंगडम पर डीमंस ने हमला कर दिया था, जिसमें वो किसी को बचा नहीं पाए और ऐसा फिर कभी ना हो। इसीलिए वो अपने किंगडम को और ताकतवर बनाना चाहते थे और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। लेकिन अब उनका किंगडम अपने अंत के करीब है और अब इसे बचाने के लिए उन्हें दूसरों का साथ चाहिए। अब जब ज़ाकिया विनबर्ग किंगडम पहुंचने ही वाला था, तभी उसके सामने डेस्ट्रा प्रकट हो जाता है। वो बहुत ही तेज था, जिससे ज़ाकिया समझ जाता है कि ये जरूर डीमन कल्ट से है। किसी तरह उसे एक मौका मिल जाता है उसे मारने का। पर हम देखते हैं कि डेस्ट्रा के पास भी वैसी ही ईवल आई है जैसी हमने हिरागी के पास देखी थी। वो उसके हमले को रोक देता है और उसके कवच को पिघलाकर उसको मारने ही वाला था। लेकिन अपने लास्ट मोमेंट पर उसको याद आता है कि किंग ने उस पे भरोसा किया है और विनबर्ग किंगडम की किस्मत भी अब उसके हाथों में ही है। यहाँ तक कि जो उसके पास तलवार है, वो भी किंग की दी हुई उन्हीं की रॉयल तलवार है। अब ज़ाकिया एक बार फिर खड़ा होता है और अपने स्पेल से अपनी तलवार को वापस रीजनरेट कर और सुप्रीम हेवन ट्रस्ट नाम का एक ताकतवर हमला डेस्ट्रा पर करता है। लेकिन वो भी उसके बैरियर को काट नहीं पाता। अब डेस्ट्रा उसे मारने जा रहा था, लेकिन तभी इस बैटल को लुइस ज्वाइन करती है और वो अपनी टेरिटरी में किसी एक का भी खून बहने नहीं देगी। ज़ाकिया लुइस को यहाँ से भागने को कहता है, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है। लुइस उसकी सुनती नहीं है और डेस्ट्रा के ऊपर तेजी से हमला कर देती है। डेस्ट्रा उसके हमलों को आसानी से डॉज कर ये दिखला देता है कि उन दोनों की ताकत में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन लुइस बोलती है कि तुम ताकतवर हो, बस मेरे मास्टर जितने नहीं। डेस्ट्रा उसकी बकवास को अनसुना कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन ज़ाकिया उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। ये देख डेस्ट्रा को एक मेमोरी याद आती है और वो इमोशनल होकर वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ ज़ाकिया दुनिया का भविष्य लुइस के हाथों से अपनी सांसें तोड़ देता है और अब प्रेजेंट में हम लुइस, हिरागी और सारिया को एक बग्गी से विनबर्ग किंगडम की ओर जाते देखते हैं। और विनबर्ग किंगडम में इन लोगों की एक दूसरे से बन नहीं रही है, क्योंकि गिल्ड मास्टर ने एक जनरल को बुढ़ा बोल दिया था और उसने भी गिल्ड मास्टर के फैशन की इंसल्ट कर दी थी। अब उन सबके बीच में एक भसड़ शुरू हो जाती है। रांजे और लुटिया भी बेवजह इसमें पीछे जाते हैं। तभी यूटिस खड़ा होता है और सबको याद दिलाता है कि इस दोस्ती को आगे बढ़ाने का मकसद सबके बीच शांति कायम करना है। सब लोगों की आंखें खुल जाती हैं और वो एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ लुइस के साथ हिरागी भी पहुँच गया था और जो भी उसके साथ और लुइस के साथ हुआ वो सब बता देता है। लुटिया बोलती है कि वो काइजर किंगडम और डीमन कल्ट को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। इसके बाद डीमन किंगडम और विनबर्ग किंगडम के बीच अलायंस बन जाता है। अब एक्स्ट्रा सीन में हमें पता चलता है कि बारबाडोर एकेडमी में अभी जो आयरी है वो असल में गैम्बल है, जो कि डीमन कल्ट का सदस्य है। जब हिरागी लुइस के साथ विनबर्ग किंगडम जा रहा था, तब कानाजुकी को भी आयरी पे शक हो गया था और अब यहाँ हिरागी नहीं है, तो वो इसी बात का फायदा उठाने वाला है। अगर गैम्बल के पास्ट की बात की जाए तो डीमन कल्ट में आने से पहले गैम्बल एक नोबल परिवार से था, लेकिन उसे बहुत जल्दी ये एहसास हो गया था कि उसके खानदानी होने का लोग बस फायदा उठाते हैं। यहाँ तक कि खुद उसका परिवार भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता।
वो बस उसे एक सामान की तरह देखते हैं जो उनके परिवार को आगे लेकर जाएगा, जिस वजह से उसने अपने आप को ही खो दिया। तभी क्लास एफ के स्टूडेंट आयरी को होश में लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो लड़कों के बाथरूम में क्या कर रही है। गैम्बल को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है हिरागी को चोट पहुंचाने की। गैम्बल अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से सारिया का रूप ले लेता है और उसके बाद उसके गोरिल्ला का रूप ले लेता है। इसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ उनकी पावर्स को भी कॉपी कर सकता है। अब वो वहाँ उन तीनों को एक ही हमले में ढेर कर देता है और अब वो मौका देखकर लुलुने के ऊपर भी हमला करता है। लेकिन लुलुने ने उसे देख लिया था, पर उसे लगता है कि वो उसका खाना छीनना चाहती है, तो वो अपने में से थोड़ा खाना खुद ही शेयर कर देती है। ये देख गैम्बल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो उससे पूछता है कि उसने अपना खाना क्यों शेयर किया। लुलु ने बोलती है कि उसने उसके मास्टर की जान बचाई थी और वो उसकी अच्छी दोस्त भी है। ये सुनकर गैम्बल फूल जाता है और शर्मा के वहाँ से भाग जाता है। अब वो लुलुने को मारने में तो फेल हो गया, लेकिन ओलिगा को वो नहीं छोड़ेगा। पर जैसे ही वो ओलिगा के पास जाता है, ओलिगा उसको अपना छाता दे देती है ताकि वो इस बारिश में भीग ना जाए। गैम्बल फिर एक बार हैरान रह जाता है, क्योंकि जब वो खुद ओलिगा जितना था तो लोग उसका छाता छीन लेते थे और उसको पीट भी दिया करते थे। ओलिगा बोलती है कि तुम भी तो मेरे साथ अपना खाना शेयर करती हो और वैसे भी तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना। गैम्बल एक बार फिर फूल जाता है और फिर से वहाँ से भाग जाता है। अब वो सोच रहा था कि वो 2 बार तो फेल हो चुका है, लेकिन इस बार वो हिरागी बनकर आर्टोरिया के पास जाएगा और उसको मार देगा। दूसरी तरफ हिरागी जब विनबर किंगडम के लिए निकला था तो वो रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए रुक गए थे, जहाँ पर सारिया को डेस्टा उदास बैठा दिखाई मिलता है। सारिया में डेस्टा को कोई और दिखाई दे रही थी। तभी हिरागी भी वहाँ आ जाता है। डेस्टा उससे मिलने ही यहाँ आया था। हिरागी को भी लगता है कि उसने डेस्टा को कहीं तो देखा है। तभी डेस्टा हिरागी को पहचानते हुए बोलता है कि तुम तो बारबाडोर एकेडमी के टीचर हो ना। वो बोलता है कि अब हिरागी बहुत फेमस हो गया है। विनबर किंगडम के राजा भी उस पर भरोसा करते हैं। वैसे हिरागी पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। डेस्टा बोलता है कि वो कुछ मजेदार करने सफर पर निकला है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है कि हम फिर से मिलेंगे। अब इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है बारबाडोर एकेडमी पर, जहाँ पे आर्टोरिया ये देख हैरान थी कि हिरागी इतनी जल्दी वापस आ गया है। हिरागी बोलता है कि उसे आर्टोरिया की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो अकेला ही वापस आ गया। अब वो आर्टोरिया को गले लगाकर एक डैगर से मारने वाला था, लेकिन तभी आर्टोरिया एक घूसा मारकर उसे दूर कर देती है, क्योंकि वो बहुत शर्मा गई थी। गैम्बल मन में सोचता है कि क्या हिरागी हमेशा ही ऐसे घूसे खाता रहता है। वैसे वो बोलती है कि उसे हिरागी की बहुत परवाह हो रही थी। ये सुनकर गैम्बल को एक और झटका लगता है। अब आर्टोरिया कहती है कि अब वो उसे गले लगा सकता है, लेकिन गैम्बल तो सदमे में जा चुका था, तो आर्टोरिया गुस्से में एक और घूसा धर देती है। अब गैम्बल को एक नया मकसद मिल चुका था कि ये लोग हिरागी से इतना प्यार क्यों करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब वो उनके साथ कंफर्टेबल होने लगा। सडनली उसे याद आता है कि वो तो अपना मकसद भूल ही गया। तभी बारनाबस भी उन्हें डीमन कल्ट के बारे में कुछ बताने वाले थे, लेकिन अचानक से ही एक बहुत बड़ा ओग्रे वहाँ आ जाता है जो उनके ऊपर हमला कर देता है। वो आर्टोरिया को बस मारने ही वाला था, लेकिन गैम्बल बीच में आ जाता है। ओग्रे गैम्बल की डीमन आई को देखकर वहाँ से भाग जाता है और ये देख जैसा बारनाबस को शक था, उन्हें जो इतने वक्त से एक ताकतवर डीमन की खुशबू महसूस हो रही थी। तभी कानाजुकी रिवील करती है कि उनके बीच में जो हिरागी है वो असल में हिरागी है ही नहीं, और प्रूफ के तौर पे वो अपने साथ असली आयरी को भी लेकर आई है, जो कि उसे मुर्गियों के झोपड़े में बेहोश पड़ी मिली थी। अब गैम्बल भी अपने असली रूप में आ जाता है और सबको अपने प्लान के बारे में बता देता है कि किस तरह वो हिरागी के दोस्तों को मारकर उसे तड़पाना चाहता था। लेकिन हिरागी की जगह लेने के बाद उसे पता चला कि प्यार होता क्या है, जो उससे कभी किसी ने नहीं किया, इसलिए किसी के मरने या जीने से उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी है। अब वो एक ऐसे नए सफर पर जाएगा जहाँ पे वो उस खास को ढूंढेगा जो उसकी परवाह करती हो। बारनाबस भी उसे जाने देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अकेला ही उन सबको मार सकता है। लेकिन जब वो ये बात अपने कल्ट में बताता है कि वो डीमन कल्ट को छोड़ रहा है और अब वो डीमन किंग का साथ भी नहीं देगा, तो वो काले लिबास वाला गैम्बल को मार देता है। दूसरी तरफ विनबर किंगडम में गिल्ड के लोग डीमन कल्ट पे हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तो वक्त आ चुका है कि यूटिस भी अपने प्लान को अंजाम दे। वो यहाँ सबको मारने की सोच रहा था। तभी पैसिफर मैन वॉशरूम के लिए जाता है और वहाँ कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके अगले दिन गिल्ड मास्टर और विटोर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। गिल्ड मास्टर बोलता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा जिसने उनके शो के साइड कैरेक्टर को मारा है। एरिस बताती है कि बेबी मैन की सांसें अब तक चल रही हैं, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और बेबी मैन के आसपास एविडेंस ढूंढने लगते हैं। बेबी मैन की पैंट की चैन खुली हुई थी, तो वो गंदा सोचने लगते हैं कि वो बाथरूम में कर क्या रहा था, जो देखकर एरिस एम्बैरेस हो जाती है। खैर, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए वो अपने साथियों पर ही शक करने लगते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता।
तो वो लोग इस केस को क्लोज कर बेबी मैन को जमीन में ही जिंदा दफना देते हैं। लेकिन तभी कब्र से बेबी मैन का हाथ बाहर निकलता है। सबको लगता है कि ये तो कोई ज़ॉम्बी बन गया है, लेकिन बेबी मैन बताता है कि वो तो चैन की नींद सो रहा था। बेबी मैन को जिंदा देख गिल्ड मास्टर को बहुत खुशी होती है और इरिस को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शुरुआत से वो यही तो बता रही थी। खैर बेबी मैन बताता है कि वो बाथरूम में अपनी ही दूध की बोतल से फिसल के गिर गया था। तो अब गिल्ड मास्टर यूटिस को कांग्रेचुलेट और थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसके बिना इस केस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता। पर अब इरिस को यूटिस पे शक होने लगता है। दूसरी तरफ विनबर किंगडम में हिरागी क्लास एफ को बताता है कि विनबर किंगडम और डीमन किंगडम में अलायंस बन चुका है, यानी कि जल्द ही उनका सामना डीमन कल्ट से होने वाला है। इसीलिए वो सबको अपने आप को तैयार होने को बोलता है, क्योंकि अब वो खुद ही खुद के रक्षक है। दूसरी तरफ हम एरिस को देखते हैं, जो अंधेरी गली से वापस गिल्ड जा रही थी। तभी उसके सामने यूटिस आ जाता है। यूटिस को देखकर एरिस थोड़ा हैरान तो थी। यूटिस कहता है कि अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा। वो ये रिवील कर देता है कि वो डीमन कल्ट का मेंबर है और उसका शौक है ताकतवर लोगों से लड़ना और उन्हें खत्म कर देना। और यही वो इरिस के साथ करने जा रहा था। इरिस भी उसके एक ही पंच में ढेर हो जाती है। अब एक और पंच में जब वो उसे मारने जा ही रहा था, तब उस पंच को गिल्ड मास्टर रोक लेता है और उससे पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। यूटिस बात को घुमाकर बोलता है कि हम दोनों तो बस खेल रहे थे। पर गिल्ड मास्टर झूठ सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था। तो अब यूटिस भी उसे सब सच बता देता है और उसकी फ्रेंडशिप की बुराई करने लगता है, जो देख अब गिल्ड मास्टर से ये सहन नहीं होता और उसे एक ही घूंसे में कई मीलों दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो पूरी फोर्स से जंप लगाता है और उड़ते हुए सीधा यूटिस के पास पहुंचता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच मुक्केबाजी होने लगती है। यूटिस कहता है कि उसकी डिप्रेस लाइफ में वो बहुत ताकतवर था, जिस वजह से उसकी लाइफ एकदम बोरिंग हो गई। लेकिन आज उसे वो ओपोनेंट मिल गया है जो उससे लड़ने के काबिल है। जिसके बाद यूटिस अपनी पूरी ताकत लगाकर गिल्ड मास्टर से लड़ने लगता है। अब गिल्ड मास्टर भी उससे हारने लगा था। तभी गिल्ड मास्टर यूटिस से बोलता है कि उसकी पूरी मसल्स रो रही हैं। आखिर उसने इन पर इतना जोर क्यों डाला हुआ है। अब यूटिस भी नोटिस करता है कि उसकी सारी मसल्स तो कांप रही है। तभी वो अपने सामने देखता है गिल्ड मास्टर को, जो बहुत ही गुस्से में और ताकतवर दिखाई दे रहा था। गिल्ड मास्टर अपनी पूरी ताकत एक पंच में भरकर यूटिस के ऊपर हमला करता है, जो यूटिस के करीब से निकल जाता है। हम देखते हैं कि उस हमले में इतनी ताकत थी कि पीछे का पहाड़ पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब गिल्ड मास्टर भी थककर यूटिस के ऊपर ही गिर जाता है। यूटिस उसे वहीं अकेला छोड़ वापस जाने लगता है। उसने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था। तभी उसके सामने विटोर टेलीपोर्ट होता है, जो यूटिस को मार देता है, क्योंकि वो हार चुका था। दूसरी तरफ हम हिरागी को देखते हैं, जो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा था और बारनाबस के हिसाब से यही सही वक्त था हिरागी को सब सच बताने का। बारनाबस शुरुआत से जानते थे कि डीमन कल्ट हमला करेगा और वो जानबूझकर हिरागी को यहाँ लेकर आए थे, क्योंकि हिरागी के अंदर जो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है असल में वो डीमन किंग से कनेक्टेड है। और किस तरह इसके पीछे भी एक कहानी है। जब कई सारे गॉड मिलकर दुनिया को क्रिएट कर रहे थे, तब एक गॉड को इससे आपत्ति थी और इसी वजह से गॉड्स के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अधिकतर सब खत्म हो गया। लेकिन आखिर में सभी गॉड्स ने मिलकर उस गॉड को इस दुनिया में सील कर दिया, जिसके बाद वो सभी गॉड से नफरत करने लगा और उसी नफरत से जन्म हुआ फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का, जो इंसानों की नेगेटिव एनर्जी से इस दुनिया में फैलने लगा। और ये चीज गॉड ने भी नोटिस की और उसकी ग्रोथ को वहीं रोक दिया। लेकिन जो भी फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खाता है वो डीमन किंग का खाना बन जाता है, क्योंकि जिस गॉड को सील किया गया था वो असल में डीमन किंग ही था। अब ये बात भी सबके सामने आती है कि डेस्ट्रा कभी बारनाबस का ही स्टूडेंट हुआ करता था। एक युद्ध के दौरान डेस्ट्रा ने अपने परिवार को खो दिया था। जब तक वो उन्हें मिला था तब तक उसका माइंडसेट दुनिया को खत्म करने का बन चुका था। वो इन सब का दोष भगवान को दे रहा था। जिसके बाद बारनाबस की स्टूडेंट लिबेरा ने डेस्ट्रा को संभाला था। वो धीरे धीरे लिबेरा को पसंद करने लगा और उसने अपने आप को संभाला ही था कि एक दिन डीमंस ने बारबाडोर एकेडमी पर अटैक कर दिया, जिसमें वो अपनी जान बचाते हुए एक डीमन के सामने आ गया। उस वक्त बारनाबस बाकी डीमन से लड़ने में व्यस्त थे। जब वो डीमन डेस्ट्रा को मारने ही जा रहा था, तब लिबेरा ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके डेस्ट्रा की जान बचाई थी। जो सदमा वो सह न पाया। डीमंस के जाने के बाद उसे मलबे में लिबेरा तो नहीं मिली, लेकिन वो क्लिप मिली जिसे डेस्ट्रा ने ही लिबेरा को दी थी। इसको देखने के बाद डेस्ट्रा की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो उसी डायमेंशन में चला गया जहाँ पे हमने हिरागी को डीमन किंग के साथ देखा था। डीमन किंग डेस्ट्रा को मैनिपुलेट करता है और यकीन दिलाता है कि ये सब गॉड ने किया है। जिसके बाद डेस्ट्रा उसकी बातों में आकर फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा लेता है। उस वक्त बारनाबस उसको चाहकर भी रोक नहीं पाए थे। अब जब वो ये कहानी बता ही रहे थे, तभी अचानक ही उनके सामने डेस्ट्रा आ जाता है, जो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। वो हिरागी को अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन बारनाबस अपने उसके मैजिक से बाहर आ जाते हैं और हिरागी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यकीनन वो कर नहीं पाते। अब डेस्ट्रा बारनाबस को मारकर
विटोर की पावर से हिरागी और सारिया को दूसरे डायमेंशन में ले जाते हैं, जो कि पूरी तरह नेगेटिव एनर्जी से बना हुआ था। यहाँ तक कि डीमन किंग भी यही सील है। डेस्ट्रा साइची को बताता है कि उसके पास एब्सोल्यूट डेथ की पावर है, जिससे वो जिसको भी छूता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और वापस से रिइंकार्नेट भी नहीं हो सकता। यानी कि अब तक डेस्ट्रा ने जिन जिन को भी मारा है वो अब कभी जन्म नहीं ले सकते, जिसके लिए वो डीमन किंग का शुक्रगुजार है। लेकिन वो साइची की नेगेटिव एनर्जी से डीमन किंग को रिवाइव कर उसको अपनी एब्सोल्यूट डेथ की पावर से खत्म करना चाहता है। यानी कि डेस्ट्रा डीमन किंग को ही मारना चाहता है। नहीं, वो इस पूरी दुनिया को ही खत्म करना चाहता है जिसने उसे इतना दुख दिया है। इसके बाद साइची और डेस्ट्रा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे साइची अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अपनी मामूली तलवार से ही लड़ रहा था। डेस्ट्रा आखिर में अपने खंजर से हिरागी को घायल कर देता है और जब वो उसको मारने वाला था तभी सारिया बीच में आ जाती है। लेकिन सारिया का हर एक हमला उसके लिए हवा का चलता झोंका जैसा था। इसके बाद वो सारिया को भी एब्सोल्यूट डेथ से खत्म कर देता है, जो देख हिरागी पूरी तरह से टूट चुका था, जिसकी वजह से हिरागी के अंदर से अधिकतर मात्रा में नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। यानी कि हिरागी इवॉल्व हो रहा है। इससे डीमन किंग की ताकत भी बढ़ रही थी। हम देखते हैं कि हिरागी के अंदर का फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन टूट चुका है, जिससे उसके शरीर से तेजी से नेगेटिव एनर्जी निकलने लगती है और अब उसकी ताकत डीमन किंग के बराबर हो चुकी थी। इसके बाद हिरागी की आंखें एक नए डायमेंशन में खुलती है, जहां उसकी मेमोरीज उसके सामने रिवाइंड हो रही थी। यहाँ डेस्ट्रा उसे उसकी वो मेमोरीज भी दिखाता है जब वो अपनी दुनिया में बुली हुआ करता था। वो हिरागी को मैनिपुलेट करता है, उसे यकीन दिलाता है कि उन्हें मिलकर उस दुनिया को खत्म कर देना चाहिए जिसने उनको इतना दर्द दिया। हिरागी उसकी बातों में आने ही वाला था कि तभी उसको सारिया की याद आती है और वो डेस्ट्रा के साथ आने से इनकार कर देता है। वो बोलता है कि उसे खुशी है कि वो बुली हुआ था, क्योंकि अगर वो उस वक्त बुली न हुआ होता तो आज वो लोगों के दर्द को समझ नहीं पाता। हम देखते हैं कि सभी लोग हिरागी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सारिया भी अचानक से सामने आती है और हिरागी को थैंक यू बोलती है कि उसने उसके गोरिल्ला होने के बाद भी उसे अपनाया। अब इन सब के साथ की वजह से हिरागी अब डेमोनिक पावर को कंट्रोल कर पा रहा था और उसका आखिरी बार एवोल्यूशन होता है, जिसमें वो पहले से ताकतवर और खूबसूरत हो जाता है। अब हिरागी अपनी लव की पावर से एक प्लांट को उगाता है, जिसकी वजह से वो उन सभी को वापस जिंदा कर देता है जो लोग पहले मरे थे। इसके बाद हिरागी की स्पेशल पावर वापस चली जाती है, पर अभी भी उसके पास लव की पावर है, जिससे वो डेस्ट्रा के साथ लड़ता है और उससे जीत भी जाता है। डेस्ट्रा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो हार कैसे सकता है, जबकि वो दोनों तो एक जैसे थे। जिसके बाद वो फूट फूट के रोने लगता है। हिरागी उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो कोशिश करे तो वो भी अपने आप को बदल सकता है। ये सुनकर डेस्ट्रा को अच्छा लगता है और वो अपनी एब्सोल्यूट डेथ पावर से अपने आप को ही मार देता है, क्योंकि अब उसे अपनी टीचर के पास जाना है। हिरागी उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तभी सारिया भी हिरागी के सामने आती है और वो अपने गोरिल्ला फॉर्म में आकर हिरागी को प्यार करने लगती है। इसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। गसल भी जिंदा होकर क्लास एफ में पढ़ाने लगा था और यूटिस ने भी गिल्ड मास्टर के साथ वापस दोस्ती कर ली थी। जाकिया, एंग्यूरियस और डेम्यूलस ये भी वापस जिंदा हो गए थे और यहाँ पे इनकी हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन आखिर में हम एक ताकतवर डीमन को भी देखते हैं और यहाँ पे सीरीज के 5th पार्ट के साथ ये